इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवक के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का पूर्व में सौभाग्य प्राप्त किया है, आज हमारी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शुभम जी, श्रीमती नेहा जैन दिल्ली, जिन्होंने गुणायतन में आज विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटोदी, वे आएंगे। सम्माननीय शुभम जी, श्रीमती नेहा जी का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान मुकेश जी पाटोदी यजमान परिवार आएँ। शुभम जी चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण मनमान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे जयपुर से भाई अभिजीत जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो यहाँ पर आगामी अष्टानी का महापर्व में जो अनुष्ठान होना है उसकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में जिनका भरपूर सहयोग है। भाई अभिजीत जी आए, परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण मनमान करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और माल्यार्पण और दुपट्टा के माध्यम से इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी गोदा, श्रीमणि संरक्षक गुणायतन आएंगे। सम्माननीय अभिजीत जी का माल्यार्पण और दुपट्टा के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जिन्होंने गौरवान्वित किया, सीए कमल नयन जी रश्मि जी कोलकाता, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आमंत्रित करता हूँ। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा अशोक जी रानी दोषी, हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमणि संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे और गुणायतन ट्रस्टी सीए कमल नयन जी रश्मि जी कोलकाता, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। माल्यार्पण दुपट्टा के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा फिरोजाबाद से गुणायतन ट्रस्टी पंकज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान पंकज जी फिरोजाबाद गुणायतन ट्रस्टी और साथ में गुणायतन ट्रस्टी ओम प्रकाश जी फिरोजाबाद आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा राकेश जी गोदा, सचिन जी उद्योगपति और भाई आनंद जी, ये तीनों आएंगे। श्रीमान ओम प्रकाश जी पंकज जी का महोत्सव कमेटी के माध्यम से माल्यार्पण और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हाँ जी श्रीमती रजनी गोधा, वे आ जावे महिला सम्मान के लिए। आइए ओम प्रकाश जी पंकज जी जो हमारे बीच में फिरोजाबाद से हैं। श्रीमान पवन जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं मल्लाड़ मुंबई से, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी हैं जो श्रीमान पवन जी मल्लाड़ मुंबई, वे आएंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे अशोक जी शास्त्री, वे आए सम्माननीय। साथ में दिलीप जी गोदा आ जाएंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति श्रीमणि संरक्षक गुणायतन, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय पवन जी जो कि मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं, परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दी अशोक शास्त्री जी और साथ में दिलीप जी गोधा। आइए ये सम्मान का क्रम चल रहा है, उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा आगामी 13 अक्टूबर 2024 को
रविवार के दिन इसी मंडप में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम द्वारा समग्र जैन तपस्वी अलंकरण समारोह का गया है और आज अंतिम तिथि थी। बहुत सी प्रविष्टि आ चुकी हैं और इस आयोजन में जिन्होंने उपवास किए थे उन्हें जैन विभूषण और जैन रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। 13 तारीख अक्टूबर के दिन रविवार के दिन यह कार्यक्रम इसी मंडप में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। और बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है, ऐतिहासिक चातुर्मास की समापन बेला पर हम और आप इंदौर नगर में प्रथम बार 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेकर अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है और पूरे मंडलों की पूजन करने का सौभाग्य उन इंद्रानियों को प्राप्त हो रहा है जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। जिन्होंने नहीं करवाया है, हम आह्वान करना चाहेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा के 108 मंडलों की सीधी पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आवास व्यवस्था से 31,000 रुपये की राशि है और आवास व्यवस्था के बिना 21,000 की राशि है। साथ ही एकल इंद्राणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। आप कमेटी कार्यालय में या ऑनलाइन सीधे रजिस्ट्रेशन करा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलो शुरू कर। आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए राकेश रजनी गोदा जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में प्रोफेसर नीरज जी जैन महालक्ष्मी नगर तैयार रहे। वहीं से हाँ ऊपर ही आके हाँ नीरज जी भी ऊपर आ जाएंगे। प्रश्न करें राकेश जी, बोलो, समय को बचाओ। गुरुदेव के चरणों में साथ साथ नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के जो सब प्रवचन हुआ संबंध में ही है कि एम को WEB में कैसे कन्वर्ट करें, एम को WEB में कैसे कन्वर्ट करें और एकांत बादशाह एकांत माई तरफ कैसे बढ़े। ME को WE में कैसे बदले, एकांतवाद से अनेकांतवाद की ओर कैसे बढ़े। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपना हृदय विशाल करना, सोच को बड़ी करनी, अहंकार को गौण करना। यदि हमने अपने अहंकार को गौण कर दिया, सोच को बड़ी कर ली, हृदय विशाल कर लिया, तो मैं खत्म हो जाता है, हम हमारा स्थान पा लेता है। तो मैं को हटाकर हम की ओर देखना हम शुरू करें, हमारा जीवन अपने आप प्रशस्त होगा और एकांतवाद से अनेकांतवाद की ओर वही बढ़ सकता है जिसके अंदर उदार दृष्टि। ओम नमस्ते गुरुदेव। प्रोफेसर नीरज जी जैन महालक्ष्मी नगर इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे शुभम जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जो भी प्रश्न करता है ऊपर आ जाए। में इच्छा में महाराज श्री 2 दिन पहले आपने ये बताया था कि भाषा किस प्रकार संस्कृति की संवाहक होती है। महाराज जी, हमारी प्राचीनतम भाषाएं, प्राकृत आदि भाषाओं में कई वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रहस्य छुपे हुए हैं और इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमारे जो भारतीय विद्या या भारतीय विद्यार्थी हैं वो उसके लिए उत्कंठित या उत्सुक नहीं दिखाई दिए जाते हैं। इसके कंपैरिजन में विदेशी जो मूल प्रवृत्ति के शोधार्थी और विद्यार्थी होते हैं प्राकृत आदि विषयों पर काफ़ी अच्छी कमांड लेके बैठे हैं। महाराज जी, बात यह है कि ये जो मेरा मूल प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार प्राकृत आदि जो हमारी प्राचीनतम भाषाएं हैं उनके प्रति विद्यार्थियों को जागरूक कर सकें और कैसे वो जो तथाकथित पश्चिमी जो शोधकर्ताओं के द्वारा जो तथाकथित आविष्कार और जो शोध हैं उनको ना लेते हुए मूल रूप में मूल ग्रंथों के माध्यम से उसी वैज्ञानिक शोध को कर पाए। आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ उपस्थित की है।
पश्चिम के लोगों से हमें ये बातें सीखनी चाहिए। वहाँ के लोग पूरे विश्व की संस्कृति के ऊपर अध्ययन करते हैं और उनको ये पता है कि किसी भी संस्कृति की गहराई को हम तभी जान पाएंगे जब हम उनकी मूल भाषा को पहचानेंगे। उनकी सोच थोड़ी इनोवेटिव रही, उन्होंने चीज़ों को खोजना पसंद किया, उसी अनुरूप वो काम किया। तो पश्चिम में जन्म लेकर के भारत की संस्कृति पर शोध कर रहे, वो प्राकृत पर काम कर रहे हो, संस्कृत पर काम कर रहे हो, अपभ्रंश पर काम कर रहे हो। पर हम भारतीय लोग अपनी मूलभूत भारतीय भाषा को नज़रअंदाज करें। हमें चाहिए कि हम उस पर पूरा फोकस रखें और ये बात अपने हृदय में गहराएं कि अगर अपनी संस्कृति को ठीक तरीके से जानना है तो हमें उसकी भाषा की गहराई में उतरना चाहिए। भाषा में संस्कृति का प्रवाह बढ़ता है। हमारी सांस्कृतिक निष्ठा होगी तो हम अपनी भाषा के प्रति जरूर गंभीर होंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना सी दिखती है कि आज अपने लोगों के मन में ही अपनी संस्कृति के प्रति बहुत कम उत्सुकता है। वे दुनियादारी की बातों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए प्रयत्नशील दिखते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को ठीक तरीके से देखने और समझने की उत्कंठा का प्राय अभाव दिखता है। ये उत्कंठा जगनी चाहिए। जाने तो सही, समझे तो सही, पहचाने तो सही कि आखिर में हमारी मूलभूत सांस्कृतिक परंपरा क्या है, उसकी गरिमा, उसकी महिमा, उसका गौरव और उसका वैभव आखिर क्या है। यदि लोग गहराई से इन बातों को समझने लगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए 2 दिन पहले भी मैंने आप सबसे कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि जो लोग, खासकर महिलाएं आगे आए, वे सब काम से फ्री हैं तो प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश में एमए करना शुरू करें। डिग्री के कोर्स भी हैं और डिप्लोमा के भी कोर्सेस भी हैं, और मैंने तो सुना ऑनलाइन भी चालू हो गए। महाराज श्री, एक सूचना भी मैं आपके उत्तर के बाद शेयर करना चाहूंगा। कोई ऐसी सूचना है तो पहले दे दो ताकि मुझे सहूलियत हो जाए। महाराज श्री, वर्तमान में आज ही से शाम को 7:30 बजे ऑनलाइन प्राकृत भाषा का एक प्राथमिक प्रवेश और एक डिप्लोमा, 2 कोर्स आज ही से शुरू होने वाले हैं। कहाँ से? ये बाहुबली प्राकृत विद्या केंद्र और कुंद कुंद ज्ञानपीठ के समन्वय के साथ ये कोर्स चल रहे हैं और हफ्ते में केवल 2 दिन 2 घंटे, 1-1 घंटे 2 दिन करके ये 4 महीने का कोर्स है और इसकी परीक्षा से सर्टिफिकेट बकायदा आपको बाहुबली प्राकृत प्रवेश विद्या केंद्र से मिलेगा। और इसकी सारी जानकारियां अभी मेरे पास वैसे रखी हैं, फॉर्म भी रखे हुए हैं। चूंकि कोर्स आज से शुरू हो गया तो काफ़ी विलम्ब ऑलरेडी हो चुका है। यदि कोई चाहे तो ये फॉर्म मुझसे प्राप्त करके जरूर सभी को करना चाहिए। बहुत स्वागत योग्य कदम है और मैं तो कहता हूँ जो सभी को, महिलाओं को और ख़ासकर पाठशालाओं में पढ़ाने वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बाहुबली विद्या केंद्र और कुंद कुंद ज्ञानपीठ का एक अच्छा प्रयत्न है, लेकिन मेरा इस पर फोकस नहीं। मेरा कहना है कि विश्वविद्यालयों में जहाँ जैन चेयर्स है, जहाँ प्राकृत के लिए संस्थान खोले गए, वहाँ विद्यार्थियों के अभाव में वो बंद हो जाते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस और रेगुलर हो तो रेगुलर। इंदौर में तो रेगुलर आप लोग कर सकते, इतनी बड़ी समाज आप लोग करिए। हाँ, बहनों ने किया है, सब करिए। और महिलाओं से इसलिए कहता हूँ किटी पार्टी से बच जाओगे, कुछ रचनात्मक कर पाओगे। करने का उत्साह होना चाहिए। पूरे देश में अगर इस तरह की बातों पर मांग शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमें अपना मूल मंत्र नमोकार का प्राकृत में से याद रखना चाहिए। तो हमें उस भाषा को संरक्षित करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ये भाषा एक समय में जन भाषा थी। लोग जैसे आज हिंदी बोलते हैं वैसे प्राकृत में बोला करते थे। आज लगभग सब चलन से बाहर हो गई।
केवल ग्रंथों तक सीमित रह गई। अगर आपने पढ़ना लिखना भी बंद कर दिया तो भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने जो अभी ये एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसमें प्राकृत, पाली, असमी, बंगाली और मराठी इन 5 भाषाओं को शामिल किया है। तो हमें गर्व है कि इसमें प्राकृत को भी लिया गया है। पर प्राकृत भाषा को जानने और समझने वाले, प्राकृत जिनकी मूल भाषा, उनको भी इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता। महाराज ये डिप्लोमा कोर्स भी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज से। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। शुभम जी जैन दिल्ली अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मलाड से पवन जी जैन मुंबई अपने बीच में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं, तो हमारा प्रश्न यही है कि आपका दिल्ली कब आगमन होगा जिससे हम दिल्ली वासियों को आपका आशीर्वाद मिल सके। बिल्कुल, दिल से जुड़े रहो, अपना पुण्य गाढ़ा बनाओ। जैसे इंदौर वालों का भाग जगा, दिल्ली वालों का भी जग सकता है। समझ गया? आशीर्वाद। नमस्ते। सृष्टि पवन जी जैन मलाड मुंबई से, जिन्होंने अभी पर्यूषण में 10 उपवास भी किए और बहुत ही अच्छे रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं, हथकरघा भी उन्होंने चला रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जी उद्योगपति, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रायोग लब्धि में जीव अनंत कोड़ा कोड़ी कर्म को अंत कोड़ा कोड़ी कर्म कर देता है, उसके बाद भी क्या जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में रह सकता है, और ये अवस्था मिथ्यात्व में भी संभव कैसे हो सकती है? देखिए, अल्पकाल के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए कर्म की स्थिति को घटा लेना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। थोड़ी देर की विशुद्धि से घटा लिए और संकलेश से फिर चढ़ा लिए, तो वो बहुत लंबे समय तक भटक सकता है। समझ गए? इसमें कोई आशा, कोई शंका की बात नहीं। एक प्रश्न, चलो जल्दी पूछो। भोग भूमि में जो युगलिया रहते हैं वो नगर में नगर बसा के रहते हैं या अकेले अकेले ही रहते हैं? उस समय भोग भूमि में कोई नगरीय सभ्यता नहीं, तो लोग अलग अलग रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और उनकी सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती। वहाँ पे नपचर और जलचर जीव भी होते हैं? सब रहते, जलचर नहीं रहते, नपचर और थलचर रहते हैं। नमोस्तु महाराज। नमस्ते। सचिन जी उद्योगपति, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कमल नयन जी जैन, सीए, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जो अभियान आपके माध्यम से चला था कि मंदिरों में निकली हुई द्रव्य का क्या उपयोग किया जाए, और उसका समाधान जो आपके मार्गदर्शन में निकला था कि जो मेरी पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, उधर से पशु आहार बनाकर उसका दान पशु गौशालाओं में कर दिया जाए। गुरुदेव, आपके माध्यम से ये संदेश पूरे भारतवर्ष में पहुंचा, और 5-6 दिन में लगभग 150 से 200 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं, और सभी जगह के लोगों ने द्रव्य मालिक को देना बंद करके द्रव्य एकत्रित कर लिए, और वे बड़े परेशान हैं कि हम इसका करें क्या। उन्होंने उस विषय पे तो इम्प्लीमेंट कर लिया कि ये द्रव्य मालिक को ना देकर निर्माल्य में नहीं उपयोग करना है, लेकिन वे उसका करें क्या। तो गुरुदेव, चूंकि इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के तो जितने भी मंदिर वाले हैं, सभी से आह्वान करता हूं कि जो भी द्रव्य हो आप मेरी फैक्ट्री पर भेज दें, मैं निःशुल्क उसकी पशु आहार बनाकर आपको दे दूंगा, और आपको जहां भी जिस भी गौशाला में देना हो वो आप अपनी ओर से दान दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4.5 टन के करीब पर्यूषण पर्व में जो द्रव्य निकली थी, और क्लर्क कॉलोनी से लगभग 1 टन के करीब द्रव्य निकली थी, उसका पशु आहार बनाकर रेवती रेंज में स्थित जो 300 गाय की गौशाला चल रही है महाराज जी, वहां पर भेज दिया गया है। इसी प्रकार मैं अन्य लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास लगातार फोन आ रहा है और वो उस चीज़ का समाधान नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। जैसे मेरे पास कलकत्ता से फ़ोन आया गुरुदेव, गुवाहाटी से फ़ोन आ रहे हैं, परतापुर से फ़ोन आ रहे हैं, ग्वालियर से फ़ोन आ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आपके पास द्रव्य ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन होगी, 1.5 टन होगी, तो वो द्रव्य सामग्री यदि आप इंदौर भेजेंगे तो उसमें आपको भाड़ा बहुत लगेगा। तो आप अपने आसपास के क्षेत्रों में यदि पता कर लें, कोई पशु आहार बनाने की फैक्ट्री हो, किसी भी पशु आहार बनाने की फैक्ट्री को आप अपना मटेरियल दें और उसको बोलें कि उसमें 3% फैट और 18% का प्रोटीन का फॉर्मूला सेट करके वो हमको पशु आहार बना के दे दे। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आपके आसपास कोई भी यदि पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, 50-100 किलोमीटर की रेंज में, आप वहाँ पर उनको मटेरियल भेज दें और उनसे कहें कि 3% फैट
और 18% प्रोटीन का हमको पशु आहार बनाकर दे दें और वह पशु आहार आपकी जहाँ इच्छा हो आसपास के गौशालाओं में प्रदान कर दें। यदि मान लीजिए आपके आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप जैसे 100 किलो पशु आहार बनाना है तो 100 किलो पशु आहार में 50 किलो आपका जो चावल है द्रव्य का और जो सामग्री है उसमें 30 किलो चावल का जो छिलका आता है वो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। भूसी बोलते हैं उसको, भूसी, हलर भूसी भी बोला जाता है इधर मालवा में, और भी क्षेत्रों में कई जगह पे उसको कोड़ा भी बोलते हैं महाराज जी। तो 50 किलो चावल, 30 किलो छिलका ले लें आप, भूसी ले लें, 10 किलो उसमें गुड़ का जो सीरा होता है मोलासिस वो मिलाना है और 10 किलो उसमें मक्का मिलाना है। आप मोलासिस को छोड़ के बाकी 90 किलो को किसी भी आटा चक्की में पिसवा लें और पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर में वो मोलासिस मिलाकर उससे हाथ से आप किसी भी लेबर से आप लड्डू बनवा लें और वो गायों को डाल दें। तो चूंकि वो मीठापन आ जाता है मोलासिस डलने से, गुड़ का सीरा डलने से, तो गाय उसको आसानी से खा लेती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप परेशान ना हो। आपके फ़ोन आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और महाराज जी ने भी एक और मेरे को मार्गदर्शन दिया, 20 से 25 लाख रुपए तक का एक छोटा सा प्लांट हम अभी रिसर्च कर रहे हैं गुरुदेव के निर्देशन में। 20 से 25 लाख रुपए तक का एक पशु आहार बनाने का प्लांट का मैं पता करता हूँ, कभी छोटा प्लांट लग सकता हो तो वो प्लांट मैं अभी थोड़े दिन में, 2-4 दिन में आप लोगों के सामने रखूंगा। कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि उस क्षेत्र के सारी द्रव्यों को एकत्रित करके वे पशु आहार बना सकते हैं, निःशुल्क बनाकर दे सकते हैं। तो गुरुदेव मैं आपके माध्यम से 1-2-4 दिन में अंदर ये प्लांट के बारे में भी मैं सूचना दूंगा। बहुत अच्छी जानकारी सचिन भाई ने दी है और मैं इसे एक बहुत सकारात्मक पहल के रूप में देखता हूँ। ऐसा सत्प्रयास होना चाहिए और पूरे देश में एक अभियान बनना चाहिए। जहाँ तक लोगों के फ़ोन करने का सवाल है तो मैं समझता हूँ ये उनकी जागरूकता का द्योतक है जी महाराज, और इसे अभी बढ़ाना चाहिए। लगभग 150 फोन आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इंदौर वालों को कहूँगा, और इंदौर के सारे मूर्धन यहाँ बैठे हैं, लोगों ने कहा भी है, पहला काम तो ये करो कि पूरे इंदौर शहर के सब मंदिर में ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, इस अभियान को गति दो। तो इंदौर की तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी, इंदौर के आसपास की भी समस्याएं हल हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ आसपास लगभग पशु आहार पूरे देश में बनता है। पता करें, और मैं आपसे कहता हूँ आप खुद पता कर लो। लोग थोड़ी मेहनत करना कम चाहते हैं, बनी बनाई रसोई खाना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ जानकारी एकत्रित कर लो। इस मंच से देश के सभी प्रमुख शहरों और राज्यों के में रहने वाले जहाँ जैन समाज का बाहुल्य है वहाँ इस तरह के पशु आहार के अगर केंद्र हैं, कोई फैक्ट्रियाँ लगी है, तो उसकी जानकारी इस मंच से दे दी जाए तो लोग उनसे संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। और यदि लोगों की नज़र में ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हो तो उनकी सचिन भाई से बात करा दें ताकि वो उसका फार्मूला बता दे और एक जीव दया का कार्य हो सके। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें ना हों तब तक क्या करें? कुछ मत करो। आप सारा चावल किसी ऐसी जगह में रख दो, छत वगैरह में, तोतों का समूह आएगा, एक दाना नहीं बचने देगा। आप उसको करिए। हाँ, तोतों को नुकसान नहीं करता, तोते बहुत चाव से खाते हैं, तोते बहुत चाव से खाते, कोई नुकसान नहीं करता। उदयपुर इसका जीवंत उदाहरण है। वो तो बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं, बचने नहीं देते। तो आप तोतों को खिलाइए। और गौशालाओं में इसका एक दूसरा रूप है कि चावल सीधे ना खिलाकर आप उसकी खिचड़ी बनाकर खिला दीजिए, उसमें दाल मिला दीजिए, प्रोटीन का सोर्स है, और खिचड़ी मिला करके मवेशियों को दिया जाता है और वह आराम से खा लेते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं करता। सीधा चावल बादी कारक होता है, इसलिए लोग थोड़ा परहेज करते हैं, और दुधारू पशुओं के लिए लोग कम खिलाना चाहते हैं। पर आपके द्वारा जो तैयार किया गया वो तो दुधारू पशुओं वो तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गुरुदेव। लेकिन जो गौशाला है उनमें दुधारू पशु कम है, इसलिए उन गौशालाओं में वो द्रव्य चले जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं है, वे आराम से खा सकते हैं। जिन गौशालाओं में केवल भूसा मिलता है उनको कम से कम अन्न तो मिलेगा, ये बहुत बड़े पुण्य का कारण होगा।
तो ये सत्प्रयास सबको करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए और एक अभियान चलना चाहिए कि मंदिर की द्रव्य सामग्री बाजार में बिकना बंद हो, ताकि उसके साथ लोग अभक्ष भक्षण से बच सके। मुझे तो एक जानकारी और मिली, यहीं पर किसने दी थी, शायद आनंद ने दी थी, कि ये माली से पूछा कहाँ जाता है, तुम लोग कहाँ बेचते हो? बोले शराब वाले ले जाते हैं। बिरयानी तक को तो ठीक है, बियर फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, और चावल से तो शराब बनती है, इसको सड़ा करके शराब बनाते हैं। तो त्रिलोकी नाथ के लिए जिस द्रव्य को चढ़ाया गया, उस द्रव्य का ऐसे, अभी तो बिरयानी तक की सुनी थी, अभी एक नई बात और जुड़ गई, तो शराब कबाब में ऐसी चीज़ें लगे, इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसलिए मैं पुनः आज सभी मंदिर कमेटियों से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए और इसका स्थायी समाधान निकालिए। आप ऐसा हल निकालेंगे तो सुनिश्चित इसका अच्छा परिणाम आएगा। नमोस्तु। आज अपने बीच में कोलकाता से जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, कमल नयन जी हैं, सहपत्नी सीए यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कलकत्ता प्रवास में पूज्य महाराज श्री जी की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने किया, और उस समय सीए एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी रहे, और इन्होंने अपने ही उस सीए एसोसिएशन के सभागार में पूज्य श्री जी का अनेक सीओ के बीच में बहुत बड़ा प्रवचन करवाया। एक बार जोरदार तालियों से कमल नयन जी का स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सोहम सिद्धोहम हेमा मोदी परिवार गुणायतन ट्रस्टी इंदौर कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, सत्सत वंदन। ये मेरा सौभाग्य था कि सीए इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे गुरुवर का प्रवचन करा पाया। शायद किसी दिगंबर साधु का मैं समझता हूँ कि ये पहला प्रवचन किसी मतलब इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे था, क्योंकि अपने मंदिर और अन्य प्रांगण तो होते ही रहा है। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का इतिहास सुनहरा इतिहास है, लेकिन हम लोग जब नेट पे जाते हैं या कई फैक्ट्स आते हैं तो इसका काफ़ी डिस्टोर्शन या डिस्टोर्टेड फैक्ट्स देखते हैं, तो उससे कैसे बचाया जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे जो तिरंगे में, जो हमारे तिरंगे झंडे में, राष्ट्र ध्वज में जो चक्र है वो जैन धर्म का चक्र है, लेकिन नेट पे सर्च करते हैं तो काफ़ी डिस्टोर्टेड जानकारी मिलती है। हाल में ही इन शॉर्ट्स में भी मैंने देखा कि ये समय की निरंतरता को बताता है या 24 घंटे को दर्शाता है, ये कई चीज़ें के, जबकि हमारे 24 तीर्थंकर को ये दर्शाता है। तो इन फैक्ट्स से, डिस्टोर्टेड फैक्ट्स से कैसे मतलब इनको करें। और भी कई मतलब चीज़ें जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, जो जिसको हमारे इतिहास को मतलब टोटल इसको डिस्टोर्ट कर दिया गया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और ये बात बहुत गंभीर और चिंतनीय, पर इसमें कहीं न कहीं हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने इस दिशा में प्राय उदासीनता का भाव रखा। हमें जैसी तत्परता रखनी चाहिए वैसी तत्परता नहीं दिखाई। हमने अपने धर्म की प्रभावना को अपने मंदिर मूर्तियों तक सीमित कर दिया। अपने इतिहास को ठीक तरीके से सुरक्षित करने और प्रस्तुत करने में हम लोग काफ़ी पीछे रहे। यदि हमने अपने इतिहास को ठीक तरीके से जानने की कोशिश की होती और उसको ठीक तरीके से प्रचारित और प्रसारित करने का उपक्रम किया होता तो स्थितियाँ कुछ भिन्न होती। हम लोग बहुत पीछे रहे। आज भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म में आप सब चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह की सूचनाएं बहुत कम दी जाती। हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए कुछ अच्छे स्कॉलर्स को, कि सारे जैन प्रतीकों का गंभीरतम अध्ययन करके उसका विश्लेषण कम से कम इंटरनेट में उपलब्ध हो और एक क्लिक पर लोग जान सके आज जो हमारी जैन प्रतीक है और भारतीय प्रतीक है उनका उनके साथ क्या तालमेल है, उसको जोड़कर करना चाहिए। कई चीज़ें हैं, जैसे जो 24 आर्य वाला चक्र है उसे धर्म चक्र का भी प्रतीक माना गया, 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है, 24 घंटे का भी प्रतीक है। बौद्धों के यहाँ भी 24 अवतार माने गए हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं, उसके कई तरीके के तथ्य हैं। पर हम अपने मूलभूत इतिहास को और अपने प्रतीकों को
पहले खुद जाने, उस पर शोध करे, खोज करे और तथ्यात्मक तरीके से उनका हम इस तरीके ऐसा प्रस्तुतिकरण करें कि सबके लिए वो समाधान कारक बन सके। हम अच्छी बातें अच्छे तरीके से सभी प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें। आज जैन लोग सोशल मीडिया में एक्टिव तो बहुत रहते हैं, लेकिन इधर उधर की बातों को फैलाने में अपनी शक्ति गंवा देते हैं। मैं सभी को सलाह दूंगा कि अपना समय बर्बाद करने की अपेक्षा, इधर उधर की बातों में खपाने की अपेक्षा कुछ अच्छा पढ़ने लिखना, शोध खोज करने की आदत डालिए और उसके तथ्यों को ऐसे प्लेटफॉर्म में अपलोड कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा अवेयरनेस होगा और वह सबके लिए बड़ी उपलब्धि का कारण बनेगा। सोहम सिद्धोहम हेमा मोदी रश्मि भी पूछेगी, बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म की शिक्षा किस तरह दूं ताकि वो इंटरेस्ट के साथ जैन धर्म में भाग ले। मैं बोल देती हूँ कलश कर लो तो आ जाते हैं, कलश करते हैं ड्यूटी के हिसाब से। मैं वैसा नहीं चाहती हूँ, ये कभी हम में है। ये केवल तुम्हारे में नहीं, सबकी कहानी। हम लोग धर्म के नाम पर बस थोड़े बहुत रिचुअल्स की बात भर करते हैं, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, बस नहीं। इसका दीर्घकालिक असर नहीं पड़ता। बच्चे माँ बाप के कहने से लिहाज या संकोच वश कर लेते हैं, पर उनका अंतर्मन नहीं जुड़ता। तो उसकी जगह हमें उन्हें स्पिरिचुअल तरीके से जोड़ना चाहिए। आज के पीढ़ी मैनेजमेंट की भाषा समझती है। हम उन्हें धर्म को बाहरी क्रियाओं के आधार पर समझाने की जगह जीवन के प्रबंधन के रूप में समझाएं। उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करें कि हमारा धर्म हमारे जीवन को सहजता और समरसता से जीने का आधार देता है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव लाने की बात सिखाता है। अपने इमोशंस पर बैलेंस लाना सिखाता है और कैसे ये सब होता है। और ये चीज़ें हम पहले खुद अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएं। सबसे बड़ी कमी तो ऊपर की है। नहीं, कई बार ऐसा होता है। मेरी बात तो सुन लो। अभी आप खुद कहोगे कि हम लोग जो अपने आप को आप लोग धर्मी मानते हो ना, आपका धर्म आपकी क्रियाओं तक सीमित है, विचारों में कितना जुड़ा ये देखो। जब तक क्रियाओं का धर्म विचारों में प्रकट नहीं होगा, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अगर हमारे अंदर सहजता, समता, स्थिरता है तो बच्चों पर अमिट छाप पड़ती है। मैं आपको बताऊं, एक महिला बड़ी धर्मात्मा, मैं धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, धर्मात्मा, वैराग्य की प्रतिमूर्ति और बहुत सहज सरल समतावान, उसके व्यवहार से उसका बेटा धर्मात्मा बन गया। जब वो सारे धार्मिक क्रियाओं में उसकी सहभागिता होती है, उसका आचरण भी बड़ा पवित्र और निर्मल है। मैंने उससे एक दिन पूछा कि ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? तो बोला मेरी माँ। हमने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उसने कहा मेरी माँ। बोले महाराज हमने माँ को देखा, माँ धर्म करती है, धर्म को जीती, कितनी खुश रहती है। और लोगों को देखता हूँ मैं, अपनी ताई जी लोगों को देखता हूँ, सब कुछ है, सारे चीज़ें वो लोग करती हैं, लेकिन हमेशा परेशान रहती है। माँ को देख के लगा कि वाकई में जीवन को हमेशा खुश रखना है तो माँ के रास्ते पर चलना चाहिए। और महाराज जी मैं कहता हूँ, आपको कहने में मुझे संकोच लगता है, कहना नहीं चाहिए आपके सामने, पर मेरी असली गुरु तो माँ है। कितने माँ बाप हैं जिनको ऐसा सुनने का सौभाग्य मिला है?
ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं हमारी माँ बहुत खचड़ी है और बाप बड़ा खड़ूस है। ये जो प्रवृत्तियां ये सुनने को मिलता है। आप खुद जिए अध्यात्म को, उसकी छाप पड़ेगी, प्रेरणा मिलेगी। लेकिन महाराज जी कई बार ऐसा होता है कि हमें समझने में टाइम लगता है, तब तक बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए तो बोल रहा हूं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मामला तो ऊपर से ही गड़बड़ है। हम आरोप लगा रहे बच्चों को। नहीं, मैं पहले अपनी गलती और उसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको भी वही सिखाया गया है जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। ऊपर से ही हम लोगों को भी यही सिखाया गया, धर्म करना, मंदिर चले जाओ, रात में मत खाओ, माला फेर लो, आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, गलत नहीं करो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो। अच्छी बातें, एक धर्मी व्यक्ति को ये सब चीजें करनी चाहिए, पर ये सब क्यों करना ये बताया नहीं गया। तो आपके पिताजी ने आपको नहीं बताया, आप अपने बच्चे को नहीं बताएं, तो यही परंपरा चलते रहेगी। हम आप तक की पीढ़ी वाले तो आज्ञाकारी रहे, जो माँ बाप ने बोल दिया पत्थर की लकीर बन गई, हमने कर लिया। लेकिन आज के बच्चे नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चे भले कर ले, उनके बच्चे तो ये भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हमें ये ट्रेंड बदलना चाहिए और बच्चों के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा देनी चाहिए, और हम उसी तरीके की बात करें। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं कभी किसी को नियम नहीं देता, मैं नियमों पर जोर नहीं देता। अपने प्रवचनों में बस अपने जीवन की व्यवहारिक बातें करता हूँ, व्यवहारिक जीवन की बातें करता हूँ, अपने जीने का जो प्रैक्टिकल वे है वो बताने की बात करता हूँ। और मैं पाता हूँ इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। आज के पढ़े लिखे हजारों युवक युवती का जीवन परिवर्तित हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं। तो एक क्रांति रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की, या एक कहूँ स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर, हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर जा रहे हैं। वो चीज़ें शायद उतना प्रभाव नहीं छोड़े, लेकिन अंदर की एक क्रांति जग गई तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारे माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, पहले खुद को सुधारो, तब बच्चों को सुधार पाओगे। हम बच्चों के ऊपर एक ऐसा आदर्श छोड़े। एक बच्चे ने कहा, देखो कि महाराज जी अब मेरी मम्मी स्वाध्यायशील है, मेरी शादी हो गई, अब वो कहती है हमको ज़्यादा राग नहीं करना चाहिए, कसाई नहीं करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, मोक्ष में ही कल्याण है, विषय कसाय में हित नहीं है। तो महाराज जी मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ, ये जब ये सही है और जो विषय कसाय दुनियादारी गलत है, तो आपने हमको बचपन से क्यों नहीं बताया? हमारा विवाह क्यों करके फंसाया? पहले ही बता देते तो हम महाराज की तरह निकल जाते। तो पहले तो फंसाते हो, फिर कहते हो हटो। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो ये सोच अभी भी देख लो, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा धर्मी तो बने, पर ये नहीं चाहते कि ज़्यादा धर्मी बन जाए, परेशान होने लगते। राइट। तो ये जो सोच है वो बदलना चाहिए। जब तक सोच को हम नहीं बदलते तब तक कोई स्थायी परिणाम नहीं निकल सकता। सो हम सिद्धो हम हेमा मोदी परिवार इंदौर जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, इंदौर और नहीं कटनी, और इनके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में व्यवहारिक के जो अध्यक्ष हैं अमृत नीना जी जैन, और चाहूंगा इनके सम्मान के लिए भी धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी तैयार रहे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं गुरुदेव की भक्ति किस प्रकार कर सकता हूँ? गुरुदेव की भक्ति किस प्रकार कर सकता हूँ? देखो, तुम जैसे बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, गुरु भक्ति करना है तो केवल एक काम करो,
कि हमें जो गुरुओं का उपदेश और मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार ऐसा पवित्र जीवन जीना है और जीवन को इतना ऊंचा उठाना है कि कल हमको देखकर लोग हमारे गुरु का मान कर सके, गुरु का गौरव गान कर सके कि देखो इन बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार मिले और ये आगे बढ़ गए। समझ गए? तो अच्छा जीवन जीना ही गुरु की भक्ति है। चलो आगे। व्यवहारिक और अतिशय क्षेत्र शांतोदय के अध्यक्ष अमृत नीना जी जैन और उनके सम्मान के लिए नवीन आनंद गोदा और साथ में अध्यक्ष असुर रानी दोषी जी आ जाएं और मुख्य यजमान में अपने पाटोदी जी, मुकेश जी पाटोदी आ जाएं। जैन समाज व्यवहारी और अतिशय शांतोदय मयू की तरफ से सभी महाराज जियों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम सबके मन में कभी कभी प्रश्न आ जाता है इस तरह स्थितियों को देख के कि जब शांतोदय मऊ में सभी लोग कार्य करते हैं उस समय बहुत सारे व्यवधान आते हैं। उन व्यवधानों को देखने से जो हमारे सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो सभी बहुत हताश निराश हो जाते हैं। उनका उत्साह वर्धन हम किस इस तरह से क्या उनको संबोधन करके या क्या सलाह दे के करें कि वो बन जाएं, क्योंकि आप लोग तो अभी जल्दी वहाँ पहुँचते नहीं हैं। जब आप आएंगे तब आपका, तब तक आपके मार्गदर्शन हमारे द्वारा। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा अमृत मीना जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं, एक ऐसे स्थान से आए जहाँ भूगर्भ से 13 प्रतिमाएं निकली हैं। 13 जिन प्रतिमाएं अभी 2 साल। 3 तोरण हैं, 13 प्रतिमाएं हैं। कलसुरी कालीन प्रतिमाएं हैं लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की। और वहीं से पहले एक शांतिनाथ भगवान की विशालकाय प्रतिमा सतना में स्थापित है। वो बहुत ही प्राचीन स्थल रहा है, कभी हमारी संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। लेकिन 24 टीले वहाँ आज भी मौजूद हैं। हाँ, आज वहाँ बड़े चमत्कारिक तरीके से भगवान प्रकट हुए हैं और छोटी सी समाज है, लेकिन इन्होंने बड़ा संकल्प लेकर उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया है। परम पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष ही उन सबको आशीर्वाद मिला और वो कार्य आप लोग आगे बढ़ाए हैं, निश्चित पूरा होगा। आप अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि अच्छा कार्य करने में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती है। जिस कार्य को करने में परेशानी ना आए तो समझना वो अच्छा काम नहीं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, ये लक्षण है। विघ्न आना तो लक्षण है। बीज बोते अंकुर बाद में फूटता है, खरपतवार पहले उगता है। तो खरपतवार उग रहा है, इसका मतलब बीज भी अंकुरित होगा। थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए और सतत लगे रहना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जय कुमार जी गांधी सूरत गुणायतन ट्रस्टी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी संगीता दीदी श्राविक आश्रम इंदौर। नहीं, जय कुमार जी गांधी उपस्थित हैं। असुर रानी जी दोषी अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति और उनके साथ में संपूर्ण धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी नवरत्न आ जाएं। दीदी तैयार रहे, संगीता दीदी पूरी दीदियों के साथ में। ओम। हाँ, इसके बाद हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज से एक निवेदन है कि सुबह भक्तामर की क्लास या भक्तामर का स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। 21 छंद हो चुके हैं और जब पूरे 48 छंद हो जाएं तो एक सेशन शंका समाधान का भक्तामर के ऊपर प्रश्न का भी रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कहीं के मन में जिज्ञासा, मेरे खुद के मन में भी जिज्ञासा है, वो एक निवेदन छोटा सा है। बहुत अच्छा। और निवेदन ये है कि मैंने बीच में पहले भी कई बार कहा था, मोबाइल चलाने वालों को और आपस में बातचीत करने वालों का मुश्किल से 24 घंटे में 2 घंटे ही मिलते हैं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। उसमें भी उनको देख के दूसरों का ध्यान विचलित होता है। तो मेरा निवेदन फिर से एक बार सबसे है कि कृपया आपस में बातचीत और मोबाइल न चलाए, न देखे, न सुने, ऐसा निवेदन है। अब महाराज श्री प्रश्न ये है मेरा कि एक छोटा सा यूँ देखें तो अपन शून्य और पूर्ण विराम में यूँ ऊपर से तो कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन मैंने बारीकी से देखा है तो शून्य अंदर से खाली है, बाहर से भी खाली है और पूर्ण विराम अंदर से घन है। इसी को हम परमात्मा के केंद्र में रख के देखते हैं तो एक आस्तिक जो है वो पूर्ण विराम है, जो अंदर से भी भरा और बाहर से भी भरा, और नास्तिक जो है वो अंदर से भी खाली है और बाहर से भी खाली है।
तो इनके दोनों के परिणाम क्या होते होंगे महाराज श्री, ये कृपया सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ रखी है। पहली तो बात भक्तामर के ऊपर सेशन। अरे भक्तामर पर एक सेशन से क्या होगा, चाहो तो रोज भक्तामर पर सवाल कर लो, मना किसने किया। सुनने की महाराज जी इतनी इच्छा होती ना। चलिए बहुत अच्छा है और ये प्रयास किया जा सकता है। निश्चित भक्तामर की विवेचना सब लोग बहुत रस लेकर के सुन रहे हैं। पूरे इंदौर में चल रहा है और आगे भी पूरे देश सुन रहा है, केवल इंदौर नहीं। आप सब आनंदित हो रहे हैं, आप आनंद लेते रहें। जहाँ तक भक्तामर से जुड़े सवाल, बहुत अच्छा होगा कि लोग पहले से वो सवाल भेज दें और आने वाले दिनों में घोषित तौर पर कुछ सत्र, एक सत्र में नहीं होगा, लोग अपने सवाल भेजें और उनमें से सिलेक्टेड सवाल छांट लिए जाए और उनको बारी बारी से यहाँ प्रश्नों में रख दिया जाए। जो लाइव आए वो लाइव, बाकी ऑनलाइन वाले ऑनलाइन। और मैं चाहता हूँ कि वो प्रश्न विशेष रूप से संग्रहित किया जाए, उनको लिपिबद्ध किया जाए, उन प्रश्नों को प्रकाशित भी कर दिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। पर वो सारे प्रश्न भक्तामर से संबद्ध होने चाहिए, जो विषय प्रतिपादित किया गया है उससे जुड़ा होना चाहिए, ताकि लोग लाभान्वित हो सके और लोगों तक पूरा संदेश भी जा सके। तो ये आप लोग कार्य कर सकते हैं, एक रूपरेखा बना करके कल इसकी घोषणा करी जा सकती है, लोग लाभान्वित होंगे। दूसरी बात, आपने जो कहा कि शून्य और पूर्ण विराम, शून्य भीतर बाहर से खाली है और पूर्ण विराम भरा हुआ है। आपने इसे आस्तिकता और नास्तिकता से जोड़ा है, पर मैं इन दोनों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। जब बाहर भीतर से शून्य होगे तब जीवन में पूर्ण विराम होगा, अन्यथा भटकते रह जाओगे। जीवन में पूर्ण विराम चाहते हो तो बाहर भीतर से शून्य हो जाए। जो शून्य होता है वो पूर्णता को प्राप्त करता है, और शून्यता में पूर्णता कैसी है? शून्य को आप अगर देखो तो गोल होता है 360 डिग्री। एक वृत्त कितना होता है? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री पूर्णता का द्योतक है। तो शून्य हो जाओ, वृत्त बन जाओ, तो पूर्ण बन जाओगे 360 डिग्री वाले। और वृत्त बनने के लिए क्या करना होगा? वृत्त का अर्थ गोल भी होता है और वृत्त का अर्थ चरित्र होता है। अगर वृत्त बनना है तो अपने चरित्र को सुधारना शुरू कर दो, पूर्ण हो जाओगे। अपने चरित्र को निखारें, शून्य बने, तब पूर्ण बनेंगे। जो लोग बाहर से चीज़ों को पकड़े रहते हैं वे अधूरे होते हैं, और जो सब चीज़ों से शून्य हो जाते हैं वही पूरे हो। हाँ। ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी जी, श्राविक आश्रम, इंदौर, और उसके बाद में जम्बू चंदा जी गंडवाल, डाल्टनगंज तैयार रहे। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी मैं जब गोटेगांव गई, जब पूज्य श्रवण सागर जी महाराज ने एक आपके बारे में आचार्य श्री के मुख से संस्मरण सुनाया कि राहुल गांधी को जैनिज्म का अध्ययन करना था, जैनिज्म का अध्ययन करना था, तो उसने बेनाड़ा जी को से कांटेक्ट किया, और बेनाड़ा जी जब उनको पढ़ाने के लिए गए तो राहुल गांधी ने बेनाड़ा जी से कहा कि मेरे गुरु प्रमाण सागर जी हैं और मैं सिर्फ उनको ही सुनता हूँ। तो बेनाड़ा जी ने कहा क्यों? तो कहने लगे उनकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव सोच है। तो वो बारे अध्ययन करने के बाद जब आए तो आचार्य श्री की वैयावृत्ति के समय बेनाड़ा जी ने आचार्य श्री को बोला कि आचार्य श्री, मैं राहुल गांधी को पढ़ाने के लिए गया था, पर उनने अपना गुरु पूज्य प्रमाण सागर जी को बताया।
तो आचार्य ने इशारे से बोला तो कहने लगे कि नहीं, क्योंकि वो जो सोच है उनकी पॉजिटिव सोच है। और आचार्य इतने गदगद हुए तो कहने लगे हाँ, वह शुरू से उसकी सोच अच्छी थी। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी सोच है जी आपके जैनिज्म अध्ययन के बाद बनी कि आपके बचपन से ये संस्कार थे? और हम लोगों की सोच अनुकूलता में तो बनी रहती है पॉजिटिव, पर जैसे ही प्रतिकूलता आती है तो विचलित हो जाती है। तो हम लोग अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव बनाएं, आप समाधान कीजिए। देखिए, आपने जो बात कही, मुझे भी बैनाला जी ने ये बात सुनाई थी। और बैनाला जी ने जब ये बात सुनाई थी तो वे कहा था कभी राहुल गांधी के मन में जैनिज्म को पढ़ने की इच्छा हुई तो बैनाला जी ने उन्हें जाकर कुछ दिन पढ़ाया था। और बैनाला जी ने मुझे बताया कि महाराज वो आपको सुनते हैं, आपका जिक्र कर रहे थे, पर मेरा आज तक उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि लोग बहुत सुनते हैं। आज YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जिन्हें जब जैसा अवकाश मिलता है सुनते रहते हैं। हालांकि नेताओं की बातों को मैं बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मानता। कह रहे हैं, स्वागत योग्य बातें हैं, और मैं उनकी बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होता जो मुझसे प्रभावित हैं। मैं उनसे प्रभावित होता हूँ जो कहीं कुछ परिवर्तित होते हैं। प्रभावित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवर्तित होना ही जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सभी से कहूँगा, प्रभावित तो आप हो, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन परिवर्तित होने की कोशिश कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ, फैन नहीं फॉलोअर बने। आपने जो सवाल किया और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुदेव के समक्ष ये बातें गई, और गुरुदेव ने यदि ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। महाराज जी, श्रवण सागर जी सिर में वैयावृत्ति कर रहे थे जब आचार्य के सामने। श्रवण पूज्य श्रवण सागर जी महाराज। बिल्कुल वो अन्यथा नहीं कहोगे, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर गुरुदेव ने ये बात कही है तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा संसार मुझे कुछ कहे कुछ माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर गुरु के मुख से मेरे लिए एक शब्द भी निकल जाए तो मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूँ। रहा सवाल, क्या शुरू से ऐसी सोच थी? एक घटना बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था, ट्यूशन के लिए गया था, हमारे शिक्षक ने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए, और वो बहुत व्यवहारिक तरीके से ज्ञान दिया करते थे। और उन्होंने सवाल किया कि ये बताओ, आज हमने ये 3 पेड़ लगाए, 20 साल बाद इनकी क्या स्थिति होगी? हम 20 बच्चे पढ़ते थे। सबसे पहले मेरा हाथ उठता था, पर उत्तर सबसे आखिरी में मुझे देने को मिलता था। जब कोई का उत्तर नहीं, तब मुझसे कहा जाता था, जैन तुम बोलो। सब ने उत्तर दिया। किसी ने कहा 20 साल में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे, इतनी गंदगी होगी, पक्षी बीट करेंगे, कूड़ा करकट गिरेगा, पत्ते गिरेंगे, बीज गिरेंगे। किसी ने कहा 20 साल में ये 3 पेड़ आपके पूरे घर को ढक लेंगे। किसी ने कुछ कहा। मुझसे कहा तो मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये तीनों पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे। 20 साल बाद ये तीनों पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे। इस पेड़ से निकलने वाली वायु पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेगी, पूरे मोहल्ले भर को ऑक्सीजन देगी। उस समय मैं 7वीं पढ़ता था। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे विचार किसी संत जैसे विचार है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ, लेकिन ये बात, ये सोच
मेरे अंदर उस समय भी इसका बीजारोपण हो गया था। शुरू से मेरे अंदर ये रही है बात कि मैंने चीज़ों को व्यापकता से और समग्रता से देखने की कोशिश की। साधु जीवन में सकारात्मकता का विकास हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अभी भी हर बात में सकारात्मक ही रहता हूँ, पर रहने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। व्यक्ति को उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हम लोग कैसा प्रयास करें? मैं तो कहता हूँ भावना योग करना शुरू करो। महाराज जी दोनों टाइम करते बस करते रहो और मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ऐसा सोच लो। और आज समय हो गया, इसलिए सकारात्मक रहते हुए यहीं पर विराम। जो रह गए वो कल की प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज विनिशी प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए स्वयं और सामूहिक समावाणी का कार्यक्रम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम एवं धर्म प्रभावना समिति के साथ में आयोजित किया गया है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और तपस्वियों का बहुमान करने का लाभ भी उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।